सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पे। ये पूर्वी भारत की तो पहली है, पर ये देश की छठी है। मतलब इस तरह से देश में ऑलरेडी 5 खगोलीय वेधशालाएं मौजूद हैं। कहाँ कहाँ पर है? लद्दाख, उत्तराखंड के नैनीताल में, राजस्थान के माउंट आबू में, पुणे के हिल्स पर, और एक तमिलनाडु के कवलूर में, और अब ये छठी बनी है पश्चिम बंगाल में। और इस वाली का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना भी किसने की है? सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, जो कि कोलकाता में आपको मिलेगा, उसी ने इसकी स्थापना की है। तो ये हमारा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे देश की पूर्वी क्षेत्र की पहली, अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला या देश की छठी वेधशाला ये कहाँ पे खोली गई? तो पश्चिम बंगाल में। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से, इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। एक तो ये प्रश्न बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने सबसे पहले कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो सबसे पहले इन्होंने स्थापित की थी उज्जैन में, फिर से और भी जगह इन्होंने की, जयपुर, नई दिल्ली वगैरह में, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में की थी। उसका नाम जंतर मंतर रखा था। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी टोक्यो यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया था? तो चिली देश में, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। अभी कुछ समय पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में जो स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है, उसको यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और बताओ किस राज्य ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। वैसे अगर आपसे पूछे ना कि भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है? तो आंसर करना एस्ट्रोसेट। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको 2015 में इसरो ने लॉन्च किया था PSLV C-30 रॉकेट से। और ये प्रश्न भी बन सकता है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अभी क्योंकि इसको 125 वर्ष पूरे हो गए थे, तो ये न्यूज में बनी हुई थी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो जिस तरह का प्रश्न था उसी से मिलते जुलते मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराए, जिसमें से 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना की किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया या उनका उद्घाटन किया, जिसमें से 2 जहाज जो युद्धपोत है उनके नाम है INS सूरत और INS नीलगिरी। एक पनडुब्बी, एक सबमरीन है, उसका नाम है INS वागशीर। तो इन तीनों का निर्माण किया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने, जिसमें INS नीलगिरी ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बना है, INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बना है, और INS वागशीर प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना है। तो ये तो हमारी क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में चल के मैं आपको बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारी नौसेना के, जो हमने पढ़े यहाँ पे। एक तो भारतीय नौसेना का ये प्रोजेक्ट 15B देखो, ये 2011 में शुरू हुआ था, और इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर या विध्वंसक जहाज ये तैयार किए गए, जिसमें हमने अभी देखा INS सूरत, इसे लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले के 3 थे, INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव और INS इम्फाल, और अभी चौथा हो गया इसमें शामिल INS सूरत। निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट 75 की भी बात की, 2005 में शुरू हुआ था। फ्रांस की सहायता से इसमें निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई।
इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जा रही है। 6 कौन कौन सी, तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। और एक हमने देखा प्रोजेक्ट 17A, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 7 जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें पहला जहाज है INS नीलगिरी, ये इसको भी शामिल किया गया। और इसमें 7 में से 4 तो ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई बनाएगा, बाकी के 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 तरह के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 2 जहाज और एक पनडुब्बी की बात की, उनको मैंने डिटेल में भी आपको समझा दिया, सारे नाम हमने देख लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या रखा है, तो आंसर होगा भार्गवस्त्र। तो अभी स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का अभी 12 और 13 जनवरी को गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की वायु रक्षा और निर्देशित मिसाइल स्कूल और केंद्र ये गोपालपुर उड़ीसा में है। और इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। किसने बनाया इसको, नागपुर की सोलर ग्रुप की एक सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। मतलब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कहीं देखा होगा, एक साथ बहुत सारे ड्रोन हमला कर देते हैं, तो ऐसे झुंड के जो ड्रोन हमले हैं उनके खिलाफ ये सिस्टम तैयार किया गया है। तो ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया है जिसको बोला माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ये सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली, ये एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। मतलब एक साथ 64 जो हमला करने वाले ड्रोन है उनको ये ट्रैक करेगा और उनका पता लगाने के बाद 16 सेकंड के भीतर उन लक्ष्य को नष्ट भी कर देगा। और कितनी दूरी से ये उनका पता लगा लेगा, इसकी रेंज कितनी है, 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। ये जो झुंड ड्रोन होते हैं ना, इनको स्वार्म ड्रोन भी कहते हैं। स्वार्म मतलब झुंडी होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम भी न्यूज में रहे हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, नाम दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है। जैसे देखो, समुद्र प्रताप क्या है, तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। आदित्य क्या है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। और भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नात्र-1 आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है, स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। अरुधरा मध्यम शक्ति रडार है। विभव क्या है, स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जेलेंडिया 8वां महाद्वीप खोजा गया। नवमित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया था मछुआरों के लिए। प्रबल क्या है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। निराक्षी क्या है, पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली एक पनडुब्बी है। लीसा क्या है, उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च की थी, लीसा नाम है। सिग 716 असॉल्ट राइफल है और भारत अमेरिका से खरीद रहा है इसको। अभेद क्या है, हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, DRDO ने बनाया है IIT दिल्ली की हेल्प से। और वशोराध कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, और समर 2 ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। इसके अलावा इग्ला S मैनपेड्स, ये क्या है, ये हमने रशिया से लिया। मैनपेड्स मतलब हो गया मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम ही है। आसमी क्या है, स्वदेशी सब मशीन गन है। सोनोबॉय ये हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट एक्सप्लोसिव डिवाइस है। तो इस तरह से जो भी इस तरह के नाम रहे थे डिफेंस में, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। और इस लिस्ट में आज वाला नाम भी हम जोड़ लेंगे, भार्गवस्त्र, जो कि क्या है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो झुंड में ड्रोन हमला करते हैं उसके खिलाफ है ये काम करने वाला सिस्टम, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने अभी 14 जनवरी को 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। ये पेंशन 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही 3 और राज्य हैं जो ऑलरेडी आपातकाल के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों को पेंशन दे रहे हैं। वो राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। अब चौथा राज्य बन जाएगा इस तरह की पेंशन देने वाला उड़ीसा। देखो, पेंशन से मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाता हूँ। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कौन से एग्जाम वाले प्रश्न है। पहले ये देखो, अगर पूछे केंद्र सरकार ने भी किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की थी, तो 80 वर्ष। नई पेंशन स्कीम का नाम क्या है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अटल पेंशन योजना ये कब शुरू होती है? 9 मई 2015 को कोलकाता से इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को 60 से घटा के 50 वर्ष कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये बना था सिक्किम। एक ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2017 में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक पेंशन योजना शुरू की थी। ऑप्शन दिए गए थे 4, तो उसमें से सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और ये योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। 2017 में लॉन्च हुई थी ये। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। बाकी ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। सिंगल वुमेन पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यही प्रश्न था ऐसा का ऐसा ही। तेलंगाना। 2017 में ही इन्होंने शुरू किया था। उसके अलावा किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की अभी? तो तेलंगाना ने ही। नेशनल पेंशन डे कब होता है? 17 दिसंबर को। एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू हुई थी? अभी 18 सितंबर 2024 को। और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। तो पेंशन से संबंधित जो भी अभी तक करंट अफेयर्स के प्रश्न और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मॉर्निंग में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आता हूँ, उसी तरह से इवनिंग में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्लास में अलग से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और उसमें किस तरह के प्रश्न होते हैं, नाम से तो समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। जो यूट्यूब में इस तरह की ढेरों क्लासेस पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे मैं आपको इसी तरह के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कराता हूं जो करंट अफेयर से संबंधित हों। जैसे कि आज हमने करंट अफेयर्स में जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक करंट अफेयर्स बने हैं, तो इन टॉपिक से संबंधित जो जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं और उनमें से भी वो स्टैटिक प्रश्न जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो वाले प्रश्न मैं वहां पे लेकर के आता हूं। आपको मैं मॉडल के रूप में दिखाता हूं, मॉडल क्वेश्चन के रूप में। इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, ऊपर प्रश्न होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा कि कौन से एग्जाम में कब पूछा गया। 4 ऑप्शन बकायदा आपके सामने होंगे। हर क्वेश्चन में 2-5 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा ताकि एग्जाम वाली फीलिंग आए आपको। फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा और उत्तर बता करके ही नहीं छोड़ दूंगा। अगर उसके आसपास की और भी जानकारी होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, मान लो एग्जाम में पूछा गया कि कब लॉन्च हुई थी, तो वो तो उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा किसने लॉन्च की थी, उसका उद्देश्य क्या है, और जो भी चीजें हो सकती है वो मैं आपको वहां पे बताता हूं। तो अगर आप करंट के साथ साथ अपने स्टैटिक मजबूत करना चाहते हैं तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक हम कवर करेंगे और खासतौर पे वो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पर डाल देता हूं जो एग्जाम में तो नहीं पूछे गए लेकिन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, तो मैं आपको वो कवर करवाता हूं। वैसे तो मैंने बोला है कि डेली में कोशिश करूंगा उस तरह की क्लास लाने की, लेकिन डेली नहीं हो पाता है। 2 कारण है डेली नहीं होने के, मेरे पास टाइम नहीं होता है, या फिर डेली करंट अफेयर से इतने प्रश्न नहीं बन पाते हैं कि मैं क्लास ऑर्गेनाइज कर दूं। तो ऐसी कंडीशन में मैं 2-3 क्लास के मिला करके क्वेश्चन एक क्लास ले लूं, ठीक है, लेकिन क्लास शाम को ही होगी। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए। जब भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं, भारत में 1.6 लाख सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। तो दुनिया में इस तरह से ये तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। अच्छा, 16 जनवरी को ये स्टार्टअप दिवस हम क्यों मनाते हैं?
क्योंकि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को ही। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पहली बार इस दिन को हमने 2022 में मनाया था। अच्छा, ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है ना, एक बार तो एग्जाम में इसकी डेट पूछी गई थी और एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था किस मंत्रालय के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को, इस पहल को लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। तो इस पहल का, इस इनिशिएटिव का वैसे उद्देश्य क्या है? नवाचार व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। तो ये भी ध्यान रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है। अच्छा, वैसे स्टार्टअप से आपको याद आएगा कि कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कौन सा फंड लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा एग्रीश्योर। कितने रुपए का ये फंड है? 750 करोड़ रुपए का फंड है, जिसे मॉनिटर करेगा नाबार्ड। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और कान योजना शुरू की थी कर्नाटक ने। ये भी ध्यान रखना। चलो, वैसे डे वाला प्रश्न है। तो जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि ये आपको याद होते चले। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है, डीआरडीओ दिवस भी था। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे। इस बार 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई, प्रकाश वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। और 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्र युवा दिवस, 14 जनवरी सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस और 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया। तो जनवरी के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो मकर विलक्कू उत्सव ये हर साल केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है मकर विलक्कू उत्सव। इसका मुख्य आकर्षण एक आकाशीय प्रकाश का दर्शन है, जिसे मकर ज्योति या मकर विलक्कू के नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये प्रकाश स्वयं भगवान अयप्पा का दिव्य स्वरूप है। वैसे तो ये त्योहार 7 दिनों तक चलता है और गरुथी नामक अनुष्ठान के साथ ये समाप्त होता है। अच्छा, मैं आपको केरल में जो इंपॉर्टेंट उत्सव है आज वो आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा। SSC MTS एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। आप बताना, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? देखिए, किस किस को पता है ये बताइए। और अगर आपको नहीं पता ना, तो इसका मतलब आप समझ जाना, जो आपको शाम को इवनिंग वाली जो PYQ वाली क्वेश्चन वाली जो मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको कितनी सारी स्टैटिक प्रश्नों की जानकारी मिलेगी, खासतौर पे उन प्रश्नों की, खासतौर पे वो स्टैटिक प्रश्न जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर से लिंक्ड वाले स्टैटिक प्रश्न आपको करने बेहद जरूरी है। चलो, पहले मैं आपको केरल ले चलता हूँ, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तो केरल के ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, पहले इनको देखते हैं। ओणम, ये केरल का सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम भी हो गया, अट्टुकल पोंगल होता है, मकर विलक्कू हमने देखा, विशु उत्सव हो गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ मनाया था। अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था ना, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो वो यही है विशु उत्सव। इसे ध्यान रखना। कुछ और स्टैटिक देख लो केरल से। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनिकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल जैक फ्रूट, और मछली है ग्रीन क्रोमाइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अनामुडी सोला नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा। और इडुक्की डैम, ये पेरियार नदी पर है। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली भी है, मोहिनीअट्टम भी है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। सबरीमाला टेम्पल भी आपको यहीं पे मिलेगा और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर KS चौहान। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, जिसका नाम है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, और इसको लिखा है डॉक्टर KS चौहान ने। ये बुक संसद की भूमिका और जिम्मेदारियों, विशेषकर सरकारी निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब देखो, बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। चलो, कुछ 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ।
एक भीमेश्वर चल्ला ने बुक लिखी थी इंडिया द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एजेंडा। डी सुब्बाराव ने लिखी जस्ट मर्सिनरी। सलमान रुश्दी ने लिखी नाइफ। सेम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एस रमन फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। मधुमिता मुर्गिया कॉड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। और प्रोफेसर एस डी मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। शोभना के नायर रामविलास पासवान द वेदरवेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बाकी चित्रा बनर्जी एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधायन नारायण मूर्ति और शेन वॉटसन ने लिखी थी द विनर्स माइंड सेट। तो ये 11 बुक्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना। ये सारी 2024 की हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय विज्ञान मौसम विज्ञान के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मिशन मौसम। तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये अपना 150वां स्थापना वर्ष मना रहा है और अभी इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मिशन मौसम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान में भारत के अनुसंधान और विकास दक्षता को मजबूत करना और देश को मौसम के प्रति तैयार करना और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना। तो इस मिशन की जो अवधि रहेगी, जो समय रहेगा, वो 2 वर्ष का रहेगा। इसमें कितना खर्च होगा? 2000 करोड़ रुपए। अच्छा, वैसे इसके अलावा मोदी जी ने इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। बाकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई थी। और मैंने आपको बताया था यहाँ से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना जब हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अभी वर्तमान में मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हमने बात कर ली, अगर पूछूं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना होती है 1950 में। तो ध्यान रखना, ये मिशन मौसम है। और हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पहली बार अभी रिपब्लिक डे पर अपनी झांकी भी प्रस्तुत करेगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा नवी मुंबई में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। ये इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक भी होगा। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। 9 एकड़ में बना ये जो मंदिर है, ये 12 साल में बनकर तैयार हुआ है और इसमें जो लागत आई है वो करीब 170 करोड़ रुपए है। अच्छा, इस्कॉन मंदिर से एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ये SSC MTS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एक्चुअली। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न था एग्जैक्ट। तो आंसर हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। कब? 1966 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। वैसे इस्कॉन आपने बहुत बार सुना होगा। इस्कॉन की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो याद रखना, अभी मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो आंसर होगा कहाँ? नवी मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने काशी तमिल संगम 3.0 का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। अभी इन्होंने नई दिल्ली में काशी तमिल संगम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल को भी शुरू किया है। तो ये अब तक का तीसरा काशी तमिल संगम है। जो पहला काशी तमिल संगम का आयोजन है वो 2022 में हुआ था और इस बार की जो थीम है वो सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर निर्धारित है। और याद रखना, इसका जो आयोजन है ये शिक्षा मंत्रालय ही करता है और इसका आयोजन तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इस बार इसका तीसरा संस्करण है। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इसका जो पहला और दूसरा संस्करण है वो वाराणसी में हुआ था 2022 और 2023 में। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा
तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके मुझे और इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अगर इन वीडियोस से, इस कंटेंट से आपको सपोर्ट मिलता है तो। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर करिएगा। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में अभी किसे सूचीबद्ध किया? पश्चिमी घाट। फिर पूछा, भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी। फिर पूछा अभी, कौन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा। और केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया? पल्ले गंगा रेड्डी को। और दिसंबर महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता? FC बार्सिलोना। चर्चा में रही इर्रा जादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? झारखंड। और अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का भी सफल परीक्षण किया DRDO ने। और आखिरी प्रश्न था, इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भी, नाटो समिट 2024 कहां पे हुआ? अमेरिका में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।